अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ट्रांजिस्टर्स की डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें प्रीवियसली हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर की एज अ करंट एम्पलीफायर वर्किंग डिस्कस की थी। आज हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज एम्पलीफिकेशन डिस्कस करेंगे। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये बताना है कि एक एम्पलीफायर वो सर्किट होता है जो कि क्या इंक्रीज करता है, किसी वेव का एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे हम वोल्टेज एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो वोल्टेज का सिग्नल होगा वो वोल्टेज लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कौन सी यूज होती है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ पे इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, और इसी डायग्राम की मदद से हमने वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर, जिसमें जो टर्मिनल कॉमन करना है उसको यहाँ पे बिलो साइड पे बनाइए। सो ये टर्मिनल कलेक्टर है, ये इमीटर है और ये है बेस। और हम ये बात जानते हैं कि रीजन्स इस तरह से हैं कि ये N, ये P और ये N रीजन मौजूद है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है उसका कनेक्शन शो करना है। इस तरह से जो इमीटर टर्मिनल होगा वो इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होगा। यहाँ पे जो बेस टर्मिनल है वो भी इनपुट के ऊपर अप्लाइड है, और जो कलेक्टर टर्मिनल है वो आउटपुट सर्किट के साथ कनेक्टेड होगा इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पे बाइसिंग करनी है। बाइसिंग करने के लिए चूंकि बेस और इमीटर की बाइसिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं। और चूंकि हमें कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस भी करना है, इसलिए बाइसिंग के लिए यहाँ पे भी कनेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक रेजिस्टेंस आएगी शॉर्ट सर्किट से बैटरी को बचाने के लिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस RB। और इसके अलावा चूंकि बेस P टाइप मटेरियल की है, उसको फॉरवर्ड बाइस करना है इमीटर के साथ। सो यहाँ पे बेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो इमीटर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा, और ये है बेस बाइसिंग पोटेंशियल। और इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए बैटरी को एक रेजिस्टेंस RC कनेक्टेड है। और चूंकि हमें यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है, तो इसलिए हम बैटरी का यहाँ पे कौन सा टर्मिनल लगाएंगे, N टाइप साइड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। सो पॉजिटिव तो ये भी है। अब अगर यहाँ पे बेस पॉजिटिव के ऊपर है और आपने कलेक्टर को उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ऐसी बैटरी कनेक्ट करें जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल VBB से भी ज़्यादा हो। सो ये है करंट कलेक्टर पोटेंशियल, और इसकी वजह से कलेक्टर ज़्यादा हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, जबकि बेस कंपेरेटिवली लो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। इसलिए जो बेस है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगी और जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब है हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को दो बैटरीज के दरमियान में रिवर्स बाइस कर दिया है। अब हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसका नाम है IB। और इसके अलावा यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका नाम है IC। और अगर हम लूप कंप्लीट होती हुई रिप्रेजेंट करें, तो लूप इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ये IB की लूप है, और इसी तरीके से जो IC की लूप है वो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होगी। और यहाँ पे जो फ्लो करने वाला करंट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा IE। सो अभी तक हमने सिर्फ बाइसिंग की है, कोई इनपुट या आउटपुट सिग्नल हम ना अप्लाई कर रहे हैं, ना ही ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
सो इसलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं मैथमेटिकल डिस्कशन की। मैथमेटिकल डिस्कशन में हमने सबसे पहले यहाँ पे ओहम्स लॉ लिखना है। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि द करंट flowing through any cross sectional area of a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. So इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये है V इज इक्वल टू आई आर। अब जरा देखिए कि अगर हम यहाँ पे ये जो बेस से इमिटर की तरफ जाती हुई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इसको इनपुट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं आर आई ई, आई से इनपुट और ई से इमिटर। तो इसके क्रॉस जो करंट फ्लो करना है वो कौन सा है, वो बेस करंट है। बेस करंट ही है जिसने बेस से इमिटर की तरफ फ्लो करना है। इसलिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी V BE, बेस से इमिटर तक का पोटेंशियल ड्रॉप है, और करंट कौन सा है, करंट है IB, और रेजिस्टेंस कौन सी है, इट इज RIE। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो क्या बनेगा, V BE ओवर RIE इज इक्वल टू IB, और IB इज इक्वल टू VBE ओवर RIE। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद द करंट गेन बीटा इज गिवन बाय, बीटा का क्या रिलेशन है, बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। कलेक्टर करंट टू बेस करंट रेशियो होती है, और बीटा इंटू IB इज इक्वल टू IC, और IC इज इक्वल टू बीटा IB। अब IB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर लें तो यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 IB इज इक्वल टू VBE ओवर RIE। सो IC क्या बन जाएगा, VBE ओवर RIE। ये हमने IB की जगह पे पुट कर दिया और साथ लिखा जाएगा बीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। राइटिंग इक्वेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज रूल फॉर आउटपुट लूप। अब जरा आउटपुट लूप देखिए, यहाँ पे करंट फ्लो इस बैटरी VCC से स्टार्ट कंसीडर कर लेते हैं, और इस तरीके से फ्लो करता हुआ करंट यहाँ पे लूप कंप्लीट कर रहा है, और करंट का नाम है IC। एनर्जी प्रोवाइडिंग टर्म है बैटरी VCC, क्योंकि इसमें लो से हाई पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। सो लिखा जाएगा प्लस VCC, उसके बाद यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप है माइनस VRC, फिर यहाँ पे कलेक्टर से इमिटर की तरफ जाते हुए जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसका नाम है VCE। ये इक्वेशन भी सम किसके इक्वल देगी, 0 के इक्वल देगी, क्योंकि इस केस में भी तमाम वोल्टेजेस का सम क्लोज लूप में क्या है, 0 के इक्वल है। अब अगर इसको रीअरेंज कर लें और VCE को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो इक्वेशन बनती है VCC माइनस VRC इज इक्वल टू VCE, या फिर VCE इज इक्वल टू VCC माइनस VRC। हम ये बात जानते हैं कि जो VRC है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगा, IR के इक्वल होगा। करंट कौन सा, कलेक्टर करंट, रेजिस्टेंस कौन सी, RC। सो VCE की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी VCC माइनस ICRC। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमने इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन डिराइव की थी IC इज इक्वल टू बीटा VBE ओवर RIE। सो इक्वेशन बन गई VCE इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन बन जाएगी
CE इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC ओवर RIE। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब जरा दोबारा इस डायग्राम को कंसिडर कीजिए। इस डायग्राम में हम यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने वाले हैं, और यहाँ पे ये टर्मिनल कौन से हैं? ये हैं बेस और इमीटर टर्मिनल्स। इसलिए यहाँ पे जो बेस इमीटर टर्मिनल के अक्रॉस अपेयर होने वाला वोल्टेज है उसे आपसे हम इनपुट वोल्टेज कहेंगे, और यहाँ पे जो आउटपुट टर्मिनल है जो हमने यहाँ से ड्रॉ करनी है आउटपुट, वो कौन से टर्मिनल्स के दरमियान में है? कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में है। इस वजह से हम VCE को अब से आउटपुट वोल्टेज V0 का सिंबल असाइन करेंगे, जिससे इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा V इनपुट RC ओवर RIE। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिर्फ बायसिंग की है, सिग्नल अप्लाई नहीं किया। अब जैसे ही आप यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करेंगे इस जगह के ऊपर, इस सिग्नल का सिंबल डेल्टा V इनपुट है। दैट मीन्स एक तो पहले ही यहाँ पे इन दोनों की वजह से वोल्टेज अपेयर हो रहा है जिसे हमने V इनपुट कहा है, लेकिन अब हम इनपुट सिग्नल भी अप्लाई कर रहे हैं जिसे डेल्टा V इनपुट कह रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे जो V इनपुट है वो चेंज हो जाएगा किसमें? V इनपुट प्लस डेल्टा V इनपुट में, डेल्टा V इनपुट जो हमने अप्लाई किया है। सो अगर इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है तो इनपुट करंट भी चेंज होगा, IB भी चेंज हो जाएगा, और चेंज होके क्या बन जाएगा? IB प्लस डेल्टा IB, क्योंकि जो इनपुट करंट है वो किसके इक्वल होता है? वो बेस करंट और RIE के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो अगर V इनपुट बड़ा है तो IB ने भी इंक्रीज करना है। इसके बाद हमने ये डिस्क्राइब करना है, सिंस बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, और किसी ट्रांजिस्टर के लिए ये वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। सो अगर डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म IB से चेंज होके IB प्लस डेल्टा IB हो गई है, तो लाजमी बात है कि IC वाली टर्म भी चेंज होके IC प्लस डेल्टा IC बन जाए, तभी ये वैल्यू कांस्टेंट रह सकती है। इसका मतलब है अगर IB चेंज होके IB प्लस डेल्टा IB बना है तो IC भी चेंज होके क्या बन जाएगा? IC प्लस डेल्टा IC। और जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो प्रोपोर्शनल है किसके? आउटपुट करंट के। सो इस वजह से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, और किस टर्म में चेंज हो जाएगा? ये बन जाएगा आउटपुट वोल्टेज प्लस डेल्टा V आउटपुट वोल्टेज। तो इस वजह से जो हमने इक्वेशन नंबर 6 लिखी है, जो इस तरह लिखी गई थी, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा V इनपुट RC ओवर RIE, ये इक्वेशन नंबर 6 थी। हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 6 बिकम्स V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट, VCC एज इट इज है और साथ बीटा है, V इनपुट चेंज होके क्या बन जाएगा? V इनपुट प्लस डेल्टा V इनपुट, और साथ है RC और RIE की रेशो। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इक्वेशन बन जाएगी आउटपुट वोल्टेज प्लस डेल्टा V आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा V इनपुट RC ओवर RIE माइनस बीटा डेल्टा V इनपुट RC ओवर RIE। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब हमने लिखना है इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 6। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये क्या बन जाएंगी? V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा V इनपुट RC ओवर RIE माइनस बीटा डेल्टा V इनपुट RC ओवर RIE। और जो इक्वेशन नंबर 6 थी वो थी V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा V इनपुट RC ओवर RIE। जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी।
जिसकी वजह से ये टर्म्स इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो कौन सी होंगी, डेल्टा वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा वी इनपुट आर सी ओवर आर आई ई, और रीअरेंजमेंट के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा वी आउटपुट ओवर डेल्टा वी इनपुट इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। अब हम यहाँ पे इस टर्म को एक और सिंबल असाइन कर देते हैं, इसे लिखते हैं एम्पलीट्यूड गेन इन वोल्टेज ए वी इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 का नाम दिया जा रहा है और ये इक्वेशन बता रही है कि जो एम्पलीट्यूड गेन इन वोल्टेज है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट गेन बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर के ऊपर। इसके अलावा जो AV है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस RC इन द सर्किट, और इसके अलावा जो वोल्टेज गेन है ये डिपेंड करता है इनवर्सली बेस इमीटर के दरमियान मौजूद रेजिस्टेंस RIE, जिसे इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसके ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पे जो AV के साथ जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे सिग्नल इस तरह से अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे सिग्नल 180 के फेज शिफ्ट के साथ एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें इस तरह से मिलेगा। अब हमने मैथमेटिकली तो देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड गेन इन वोल्टेज है वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए। अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड एक MCQ डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट है, फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इज 100, इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज 15 ohms. So Ri is 15. What is its amplitude gain in voltage? V पूछा गया है। If externally connected resistance RC has a value of 75 ohms. Amplitude gain in voltage की इक्वेशन होती है माइनस बीटा RC ओवर RIE, जहाँ पे माइनस साइन 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को इंडिकेट करता है। बहरहाल यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पूछी गई है। So beta is 100, RC is 75 ohms and RIE is 15 ohms. So यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद आंसर कितना आता है, -500. So C is the correct option, जहाँ पे सिर्फ नंबर पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि नेगेटिव साइन B लिखें जिसमें नेगेटिव साइन का मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरीके से एक ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग एज अ स्विच डिस्कस करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।